वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ लेजिस्लेचर के लेजिस्लेचर क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि व्हाट इज़ लेजिस्लेचर, ये होता क्या है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर, इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। उसके बाद फंक्शंस क्या हैं। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया से इसकी हम एग्जांपल्स देखेंगे। बेसिकली ये मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा कि पाकिस्तान और इंडिया से इसकी क्या क्या मिसालें हैं। इसके बाद डायरेक्ट लेजिस्लेशन बाय पीपल, इसको हम देखेंगे। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और लेजिस्लेचर क्या होता है इसके बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ लेजिस्लेचर के लेजिस्लेचर होता क्या है। तो आसान सी बात है कि द लेजिस्लेचर इज़ अ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये गवर्नमेंट की एक ब्रांच है। गवर्नमेंट की टोटल 3 ब्रांचेस होती हैं। सबसे पहले लेजिस्लेचर आता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव आता है और सबसे आखिर में जुडिशरी आती है। इन तीनों पे मेरी वीडियोज़ हैं, जिसमें से एक आप देख रहे हैं और बाकी 2 पे आप देख सकते हैं इसी पैटर्न पे। तो लेजिस्लेचर क्या होता है? ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की एक ब्रांच है। अब ये क्या काम करती है? दैट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक, अमेंड एंड रिपेल लॉस, यानी कि इसके पास वो अथॉरिटी होती है कि वो लॉस को बना सके, उसमें तब्दीली कर सके, या फिर जो लॉ बना हुआ है उसको रिपेल कर सके, उसको ख़त्म कर सके। तो जिस इदारे के पास ये 3 चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। आसान सी बात है कि लेजिस्लेचर के पास बेसिकली लॉस के मुतल्लिक चीज़ें होती हैं कि वो लॉस को बनाता है, तब्दील करता है या फिर ख़त्म करता है। इसके बाद फंडामेंटल टू डेमोक्रेसी, जो लेजिस्लेचर होता है ये डेमोक्रेसी का बड़ा एक अहम पार्ट होता है। इसके अलावा जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, जिस तरह डिक्टेटरशिप है, तो वहाँ पे लेजिस्लेचर का काम नहीं होता। उसमें जो डिक्टेटर होता है वो अपनी मर्ज़ी से लॉज बनाता है। इसी तरह पहले जो बादशाहत होती थी, उसमें जो बादशाह था वो अपनी मर्ज़ी से जो भी उसने स्टेट के अंदर, अपने रियासत के अंदर करना है वो वैसे ही करता था। लेकिन डेमोक्रेसी में जो लेजिस्लेचर है इसका बड़ा एक अहम रोल होता है, क्योंकि जो लेजिस्लेचर होता है उसको आवाम सेलेक्ट करती है। पाकिस्तान में जिस तरह पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में नेशनल असम्बली है। तो जो नेशनल असम्बली है वो लॉज बनाती भी है, ठीक है, उसको अमेंड भी करती है और रिपेल भी करती है। तो इसीलिए जो लेजिस्लेचर है वो फंडामेंटल टू डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में इसका बड़ा एक अहम रोल होता है। इसके बाद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जैसे मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेचर में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। नेशनल असम्बली पाकिस्तान की है, तो उसमें जो वो लोग बैठते हैं जिनको पाकिस्तान की अवाम ने सेलेक्ट किया है। उसके बाद वो लॉज बनाते हैं, रिपेल करते हैं या अमेंड करते हैं, वो बाद में उनका काम है। तो ये होता है बेसिकली लेजिस्लेचर। अब मैं इसको आगे बताता हूँ तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि लेजिस्लेचर बना कैसे होता है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो लेजिस्लेचर 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल हाउस चैम्बर और एक होता है 2 हाउस चैम्बर। जो सिंगल हाउस चैम्बर होता है उसको हम यूनिकैमरल भी बोलते हैं और 2 हाउस वाले को बाई कैमरल भी बोलते हैं। अब जो यूनिकैमरल होता है और बाई कैमरल होता है, ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि कहाँ पे यूनिकैमरल होगा और कहाँ पे बाई कैमरल होगा। ये हर रियासत का, हर स्टेट का अपना मसला होता है कि वो यूनिकैमरल रखे या बाई कैमरल रखे। लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता है कि वो रियासतें जिनकी पॉपुलेशन कम होती है वो आमतौर पर यूनिकैमरल होती हैं या सिंगल हाउस चैम्बर होता है वहाँ पर, और वो स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वहाँ पे आमतौर पर 2 हाउस चैम्बर हम देखते हैं। तो जो सिंगल हाउस चैम्बर है उसकी मिसालें हमें न्यूजीलैंड में मिलती हैं जहाँ पे 123 लॉ मेकर्स हैं, नॉर्वे में मिलती है जहाँ पे 169 है, स्वीडन में 349 है और बांग्लादेश में 350 हैं। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो लेजिस्लेचर है वो एक ही हाउस पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद जो 2 हाउस चैम्बर है इसमें आम तौर पर 2 हाउसेस होते हैं। एक होता है लोअर हाउस, ठीक है, जिसको हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, और एक होता है अपर हाउस जिसको हम सेनेट बोलते हैं। आमतौर पर जो लोअर हाउस होता है जिसको हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, ये वो हाउस होता है जिसको लोगों ने सेलेक्ट किया होता है, ठीक है। पाकिस्तान में इसको नेशनल असम्बली बोलते हैं। और जो अपर हाउस होता है उसको हम सेनेट बोलते हैं। जो सेनेट होता है इसमें आमतौर पर वो लोग बैठते हैं जो फेडरेटिंग यूनिट से होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान एक फेडरेशन है, पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, तो सेनेट के अंदर पाकिस्तान के चारों सूबों से इक्वल जो रिप्रेजेंटेशन है वो इसमें बैठती है, ठीक है। तो इसको मैं आगे आपको बताता हूँ तो आपको और क्लियर होता है। अब जिस तरह पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है इसको हम मजलिस शुरा बोलते हैं। ऑफिशियल नेम मजलिस शुरा है, तो ज़ाहिर सी बात है पार्लियामेंट इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें जो लोअर हाउस है उसको नेशनल असम्बली बोलते हैं जिसमें 336 मेंबर्स हैं, और जो सेनेट है ये अपर हाउस है जिसमें 96 मेंबर्स हैं। अब ये दोनों मिला के इसको मजलिस शुरा या पार्लियामेंट बोलते हैं, और मुकम्मल तौर पे इसे हम लेजिस्लेचर बोलेंगे, यानी कि नेशनल असम्बली है या सेनेट है, ये दोनों हाउसेस मिल के आइन साजी करते हैं, पाकिस्तान में लॉज बनाते हैं, अमेंड करते हैं या रिपेल करते हैं।
इसी तरह इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं भारतीय संसद। इसमें जो लोकसभा है ये लोअर हाउस है या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, इसे हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। इसमें टोटल 543 मेंबर्स हैं। और जो अपर हाउस है राज्यसभा, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, जिसमें 245 मेंबर्स हैं। अब ये दोनों हाउसेस मिल के एक लेजिस्लेचर बनाते हैं कि जिसमें कोई भी लाज बनने हैं, अमेंड होने हैं या रिपेल होने हैं, वो सारा कुछ इसी के अंदर ही होगा। इसी तरह अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो कांग्रेस है वो वहाँ की पार्लियामेंट है। इसमें जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसमें 435 लोग हैं और जो सेनेट है उसमें 100 लोग हैं। तो ये दोनों हाउसेस मिल के एक लेजिस्लेचर के तौर पर काम करते हैं। यूके की बात करें वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स है जिसमें 650 मेंबर्स हैं और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है जिसमें 806 मेंबर्स हैं। यहाँ पर जो सेनेट्स हैं जिस तरह पाकिस्तान का इसमें 96 हैं, यहाँ पे 245 हैं और यहाँ पर 100 है। तो ये जो तादाद है ये आमतौर पर फ़िक्स होती है। लेकिन बरतानिया के अंदर जो हाउस ऑफ लॉर्ड है यहाँ पे जो तादाद है ये फ़िक्स नहीं है, यानी यहाँ पर 806 हैं। तो कभी आपको ये ज़्यादा भी मिल सकते हैं, कभी आपको ये कम भी मिल सकते हैं, क्योंकि जो हाउस ऑफ लॉर्ड है बरतानिया के अंदर ये हेरिडेटरी है। ठीक है, ये लोग इसको अपॉइंट नहीं करते और ना ही ये किसी इलेक्टोरल कॉलेज से सिलेक्ट होकर आते हैं। तो चूँकि ये हेरिडेटरी है, इसमें जो लोग जिनकी डेथ हो जाती है या किसी वजह से वो छोड़ देते हैं, तो ये जो तादाद है, ये जो नंबर है, फिगर है, ये आगे पीछे होता रहता है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये जो सारे मैंने आपको पार्लियामेंट्स बताई हैं और हर पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है। उसमें दो हाउसेस हैं, एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है। तो दोनों हाउसेस अपर और लोअर हाउस मिल के एक लेजिस्लेचर बनाते हैं और वो लेजिस्लेचर उस कंट्रीज़ के लाज बनाते हैं, अमेंड करते हैं या फिर ख़त्म करते हैं। तो इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर के लेजिस्लेचर के फंक्शंस क्या हैं, ये काम क्या करता है। तो सबसे पहला काम जो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेजिस्लेशन करना होता है, यानी कि ये लाज बनाता है, उसको अमेंड करता है या फिर रिपेल करता है। तो जिस तरह पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का जो लेजिस्लेचर है उसने 26 बार पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया है। इसी तरह इंडिया में टोटल 106 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का काम है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपने अमेंड किया है तो इसका मतलब है कि आपने कुछ नए लाज भी बनाए हैं। जो पिछले लाज थे उसको आपने रिपेल किया, कुछ नए लाज बनाए। तो ये दोनों चीज़ों ने मिल के पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। ठीक है, तो ये जो काम है ये सिर्फ़ और सिर्फ लेजिस्लेचर ही कर सकता है और कोई गवर्नमेंट का ऑर्गन नहीं कर सकता, ना एग्जीक्यूटिव कर सकता है ना जुडिशरी कर सकती है। वो इनडायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन वो और चीज़ है। जो असल पर्पज़ है, जो असल काम है, ड्यूटी है, वो लेजिस्लेचर की होती है ये काम करना। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है फाइनेंशियल फंक्शंस। फाइनेंशियल फंक्शंस में बजट को पास करना, टैक्स को कलेक्ट करना आता है और आप जानते हैं कि ये भी लेजिस्लेचर का ही काम होता है। अब जो पीछे जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिस तरह फर्स्ट पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में एक नेशनल असम्बली है जिसको लोअर हाउस बोलेंगे और अपर हाउस को सेनेट बोलेंगे। तो बेसिकली ये जो नेशनल असम्बली होती है जिसमें लोगों ने इलेक्ट किया होता है, जो एमपीज़ होते हैं, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट होते हैं, तो ये इनका एक्सक्लूसिव राइट होता है कि वो ऐसे लाज बनाएं जो मनी से रिलेटेड हो। अब जिस तरह ये नीचे मैंने मनी बिल्स का लिखा है, तो ऐसे बिल जो मनी से रिलेटेड हो, यानी कि जो पब्लिक मनी से रिलेटेड हो, टैक्स से रिलेटेड हो, वो हमेशा नेशनल असम्बली से इमर्ज करते हैं। ये सेनेट से इमर्ज नहीं कर सकते। बाकी जितने भी बिल होते हैं, यानी कोई भी किसी किस्म का भी बिल है, वो नेशनल असम्बली से भी इमर्ज कर सकता है, सेनेट से भी इमर्ज कर सकता है। लेकिन ऐसा बिल जो टैक्स से रिलेटेड है वो हमेशा नेशनल असम्बली से ही इमर्ज हो सकता है, वो सेनेट से नहीं निकल सकता। अब इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह ये होती है कि जो लेजिस्लेचर होता है बेसिकली, जो कि नेशनल असम्बली होती है आपकी, जो लोअर हाउस होता है, उसमें लोगों ने इलेक्ट किया होता है और जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के पास ये इख्तियार होता है कि वो टैक्स से रिलेटेड कोई भी आइनसाजी कर सकें। तो जिस तरह एक फेमस लाइन भी है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो बेसिकली आपके लेजिस्लेचर में होती है। तो इस तरह से जो फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं वो लेजिस्लेचर करता है। इसी तरह कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, जिस तरह कैबिनेट है, तो हर कैबिनेट का जो बंदा होता है, ठीक है, कैबिनेट बेसिकली लेजिस्लेचर है ना। पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें अगर ये 336 एमएनएज़ हैं, तो 336 एमएनएज़ में से ही आपके जो कैबिनेट के मेंबर्स निकलेंगे। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये एक बहुत बड़ा फीचर भी है कि आपकी जो कैबिनेट होती है वो पार्लियामेंट के अंदर होती है, जबकि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें जो कैबिनेट होती है वो कांग्रेस से नहीं होती। यानी अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में जो प्रेसिडेंट के सेक्रेटरीज़ होते हैं, जो प्रेसिडेंट की कैबिनेट एक होती है, वो कांग्रेस के अंदर से नहीं होती, वो प्रेसिडेंट के अपने जो नॉमिनीज़ होते हैं वो होते हैं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, उसके लिए लाजमी होता है कि हर मेंबर ऑफ कैबिनेट पार्लियामेंट के अंदर से हो। तो चूँकि पार्लियामेंट के अंदर से होने का मतलब लेजिस्लेचर है, तो इस तरह से जो लेजिस्लेचर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी अदा करता है। अब ये आगे जिस तरह से मैंने लिखा है
कि ये कुछ कैबिनेट के मेंबर्स हैं पाकिस्तान के, जिस तरह ख्वाजा मोहम्मद आसिफ है तो ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, इसी तरह इसहाक डार हैं ये फ़ॉरेन अफेयर के हैं, और इस तरह ये बाकी सारे मैंने लिखे हैं। तो अब ये जितने भी हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के, जिसको जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं जो कि बेसिकली लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं वो लीड कर रहे हैं। इसी तरह ये आगे मैंने इंडिया क्या लिखा है, ये सारे मिनिस्टर्स हैं और ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स हैं जिनको ये लीड कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो लेजिस्लेचर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी प्ले करता है। इसके बाद अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जिस तरह ये मैंने आपको ऊपर भी बताया कि पाकिस्तान में 26 और इंडिया में 106 अमेंडमेंट हो चुकी हैं, तो लेजिस्लेचर ये काम भी करता है। इसके लिए ज़रूरी होता है, यानी पाकिस्तान और इंडिया के आइन में हम देखें तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो लेजिस्लेचर के होते हैं, इसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद सबसे आखिर में आता है डायरेक्ट लेजिस्लेशन बाय पीपल, कि ये जो पीछे हमने बातें की हैं इसमें बार बार मैंने इस चीज़ पे गौर किया, फोकस किया कि जो लोअर हाउस होता है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है और जो अपर हाउस होता है उसको हम सेनेट बोलते हैं, या इंडिया में जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट है। तो ये वो वाले हाउसेज़ हैं जहाँ पे अवाम के नुमाइंदे बैठते हैं और वो फिर वहाँ पे आइन साज़ी करते हैं, यानी कि कानून बनाते हैं। लेकिन एक लेजिस्लेशन का तरीका डायरेक्ट बाय पीपल भी होता है, यानी पीपल ख़ुद डायरेक्ट लेजिस्लेशन करते हैं, पीपल ख़ुद लाज बनाते हैं। अब उसमें सबसे पहले रेफरेंडम आता है, उसके बाद प्लेबिसाइट आता है और उसके बाद इनिशिएटिव आता है। अब ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं इस पे मेरी अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इंतहाई शॉर्ट और मुख्तसर बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं। तो जो रेफरेंडम होता है उसमें बेसिकली रेफ़र किया जाता है लोगों को, यानी कि एक लॉ बनाया जाता है, उसको पास नहीं किया जाता। उस लॉ को पार्लियामेंट में पास करने से पहले लोगों के सामने रखा जाता है कि आया कि लोग उसको अप्रूव करते हैं या डिसअप्रूव करते हैं। अगर तो लोग उसे अप्रूव करते हैं तो वो लॉ पार्लियामेंट के अंदर पास कर लिया जाता है, अगर लोग उसको डिसअप्रूव करें तो उस लॉ को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। अब इसकी मैंने वहाँ पे एग्जांपल भी दी थी कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक रेफरेंडम हुआ था, ठीक है। बेसिकली वो इनिशिएटिव की एग्जांपल भी आती है कि जहाँ पे स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो मसाजिद थी उसके ऊपर मीनार बनाने पर बैन लगाया गया। तो लोगों ने इसका इनिशिएटिव लिया खुद, ठीक है। 1 लाख लोगों ने सिग्नेचर किए इस बात पे, और बाद में फिर रेफरेंडम हुआ जिसमें ऑलमोस्ट 52 या 54 थे आई थिंक, लोगों ने अप्रूव किया कि हाँ जो मसाजिद हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर वहाँ पे मीनार नहीं बनना चाहिए। तो इस तरह रेफरेंडम होने के बाद वो बाकायदा तौर पर वहाँ पे लॉ बन गया। तो इस तरह लोगों ने इनिशिएटिव लिया और बाद में रेफरेंडम के ज़रिए वो लेजिस्लेशन हो गई, यानी कि लॉ बन गया। इसी तरह जो प्लेबिसाइट होता है, ये कश्मीर के हवाले से आप जानते हैं कि जिस तरह यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन पास है कि जो कश्मीरी लोग हैं वो प्लेबिसाइट के ज़रिए इस बात का फ़ैसला करेंगे क्या है कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। तो वहाँ पे ये नहीं लिखा कि कश्मीर में रेफरेंडम होगा, क्या लफ्ज़ यूज़ हुआ है, प्लेबिसाइट। तो प्लेबिसाइट में क्या होता है कि आपने परमानेंट एक डिसीजन लेना होता है, ख़ास तौर पे अपनी पॉलिटिकल डेस्टिनी के बारे में, कि आया कि आप पॉलिटिकली इंडिया के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ हैं, या फिर कोई भी बात ऐसी हो रही है तो उसमें परमानेंट इस बात का फ़ैसला कर लिया जाता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मैं डिटेल से बताऊंगा तो काफ़ी टाइम इसी पे लग जाएगा, तो आप मेरी अलग से डिटेल से वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैंने आपको लेजिस्लेचर के बारे में बताया कि इसके फंक्शंस क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या है और लेजिस्लेचर होता क्या है। अगर आप एग्जेक्टिव के बारे में, जुडिशरी के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के दूसरे कॉन्सेप्ट, स्टेट क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, आईआर की थ्योरीज़, रियलिज़म क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, और बाकी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।